हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर एल्विन बाखला आज आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीटी के नए सिलेबस के अनुसार कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारत और शिक्षा के सेकेंड यूनिट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ एजुकेशन शिक्षा के भारतीय संवैधानिक आधार के सेकेंड चैप्टर या यूनिट इक्विटी इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन इन द वे ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन शिक्षा के सार्वभौमिकरण की राह में समता, असमानता, विभेदीकरण एवं हस्यीकरण पर मैं आज चर्चा करूंगी। चूंकि यह पाठ बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही सी टेट या टेट एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण की अवधारणा को जानना एवं समझना आवश्यक है। साथ ही शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में आने वाली समस्याओं या बाधाओं के बारे में भी पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम समस्याओं के कारणों का पता नहीं लगा लेते, समाधान की दिशा में सार्थक कदम नहीं उठा सकते हैं। साथ ही उसका समाधान भी ढूंढना आवश्यक है। तो इस पाठ में मैं शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अर्थ एवं अवस्थाओं के अलावे उनके मार्ग में आने वाली समस्याओं जैसे असमानता, विभेदीकरण एवं हस्यीकरण के साथ साथ उनके समाधान, समता की अवधारणा पर चर्चा करूंगी। इस वीडियो को आप इसलिए पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ ही जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे वीडियोस से लाभ उठा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा में सार्वभौमिकरण। शिक्षा में सार्वभौमिकरण का तात्पर्य शिक्षा को जन साधारण के लिए सुलभ बनाना है, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रयास किए जाएं कि शिक्षा किसी व्यक्ति, धर्म, जाति या वर्ग विशेष की ना होकर आम लोगों की शिक्षा बने, ताकि प्रत्येक लोगों को शिक्षा प्राप्त हो। इसमें साफ साफ कहा गया है कि शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना है। इसको एजुकेशन फॉर ऑल पर्पस को लेके यह शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने पर जोर दिया गया है, जो कि किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या संप्रदाय विशेष का ना होकर आम लोगों के लिए शिक्षा बने या आम लोगों की शिक्षा बने और सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में भारत के संविधान को स्वीकार करने के बाद निःशुल्क, अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे देश शिक्षित हो सके, जो कुशल, गणतंत्र, सफल नागरिकता, सफल राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक महसूस किया गया। क्योंकि उस समय भारत स्वतंत्र हुआ था और 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था। उस समय भारत की स्थिति बहुत नाजुक थी, मतलब स्थिति अच्छी नहीं थी। तो इसके लिए शिक्षा पर जोर दिया गया, क्योंकि शिक्षा से ही समाज का, परिवार का, देश का विकास संभव है। इसीलिए कुशल गणतंत्र के निर्माण के लिए, सफल नागरिकता के लिए और सबल राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा पर जोर दिया गया। इसलिए भारत के संविधान में धारा 45 के अंतर्गत निःशुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत संविधान की धारा 45 की व्याख्या इस प्रकार की गई है। राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करेगा। इस धारा 45 के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जब से संविधान लागू हुआ है, मतलब कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में संविधान लागू किया गया है, तब से 10 वर्ष के अंदर यह निश्चय किया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करेगा, मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करने का प्रावधान करेगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45, द स्टेट शैल इंडेवर टू प्रोवाइड with a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years, है ना, कि 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करेगा। शिक्षा में यह सार्वभौमिकरण सबसे अधिक प्राथमिक स्तर पर आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, कक्षा 1 से 7 तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। इस शिक्षा के अवसर शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल साधनों द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि शिक्षा के जो माध्यम है वो औपचारिक और अनौपचारिक और गैर औपचारिक भी है।
नॉन फॉर्मल भी है, लेकिन शिक्षा के औपचारिक मतलब औपचारिक साधन या माध्यम कौन है? स्कूल है, पुस्तकालय है या और भी कोई शैक्षणिक संस्थान है, जहाँ पर बाकायदा सही समय में मतलब एक निश्चित समय में निश्चित शिक्षकों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम की पढ़ाई की जाती है। उसका उद्देश्य ही बच्चों को पढ़ाना या शिक्षा प्रदान करना। लेकिन अनौपचारिक माध्यम जो है, जैसे कि परिवार हुआ और धार्मिक संगठन जैसे कि चर्च हुआ, मंदिर हुआ या फिर पीयर ग्रुप हुआ या परिवार हुआ, इस तरह के जो भी औपचारिक साधन हैं उनके द्वारा भी बच्चों को शिक्षा प्रदान किए जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संकल्पना स्वीकार करती है कि बिना जाति, धर्म या मत आदि की ओर ध्यान दिए बिना प्रत्येक बालक का अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ प्रारंभिक या प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, मतलब कि अर्ली एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन तक सभी बच्चों को निःशुल्क फ्री एजुकेशन प्रदान करना। निःशुल्क शिक्षा का अर्थ फीस ना होना, निःशुल्क पुस्तकें, कॉपी पेंसिल, निःशुल्क दोपहर का भोजन एवं निःशुल्क विद्यालय परिवहन आदि है। कहने का अर्थ है कि जो भी पढ़ाया जाएगा उनके बदले में फीस नहीं लिया जाएगा। साथ ही बच्चों को पढ़ने के लिए निःशुल्क पुस्तकें और कॉपी पेंसिल भी दी जाएगी, मतलब कि पाठ्य सामग्री भी बच्चों को निःशुल्क दिया जाएगा। साथ ही साथ दोपहर का भोजन भी, मतलब मिड डे मील प्रोग्राम हम जानते हैं कि चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1 से लेके 8 तक के सभी बालकों को दोपहर का खाना भी उनको दिया जाता है, ताकि बच्चे खाने के लिए घर ना जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे घर चले जाते हैं और दोबारा स्कूल वापस नहीं आते हैं, तो उसको निःशुल्क भोजन भी उनको दोपहर दिया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे दोपहर के खाने के लिए वे लोग स्कूल नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर मान लो स्कूल में ही बच्चे को दोपहर का खाना दे दिया जाए, उनका पेट भर जाएगा, उनको पढ़ाई के साथ सही पोषण भी दिया जाएगा, तो बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह से हो पाएगी या जो स्कूल ड्रॉप आउट की जो समस्या है उससे भी काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है। इसीलिए दोपहर का भोजन देने का भी प्रावधान सरकार द्वारा अब किया जा रहा है। तथा निःशुल्क विद्यालय परिवहन, अगर मान लो स्कूल दूर है और विद्यालय में बच्चों के आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की गई है, तो वो भी निःशुल्क होगा। ये सारी चीज़ें निःशुल्क प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सार्वभौमिकरण की अवस्थाएं। स्टेजेस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। शिक्षा में सार्वभौमिकरण हेतु 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है सार्वभौमिकरण हेतु प्रावधान, प्रोविजन फॉर यूनिवर्सलाइजेशन। इसका अर्थ है कि सभी बच्चों को पढ़ने हेतु एक निश्चित दूरी तक विद्यालय सुविधा प्रदान करना, अर्थात जहाँ तक संभव हो सके बालक के घर के 1 मील की दूरी के अंदर प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 1 मील की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय या प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया है, ताकि बच्चों को बहुत दूर तक विद्यालय के लिए ना भटकना पड़े या ना कहीं जाना पड़े। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत दूर है स्कूल, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये समस्या ना आए, इसीलिए 1 मील की दूरी के अंदर प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया है। अब दूसरा है प्रवेश की सार्वभौमिकरण। प्रवेश की सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इनरोलमेंट। इसका आशय है कि वांछित आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय द्वारा प्रवेश प्रदान किया जाए। इस उद्देश्य हेतु सभी राज्यों में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किए गए हैं, जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रमुख है। जैसे कि हम जानते हैं कि विद्यालय में किसी भी बच्चे को उसकी उम्र के अनुसार या उनके मेंटल एबिलिटी के अनुसार जज करके उनको विद्यालय में प्रवेश से ना रोका जाए। उनको उनकी काबिलियत के अनुसार, उनकी एज के अनुसार और उनकी मानसिक स्तर के आधार पर उनको प्रवेश लिया जाए और बच्चे के शैक्षिक, मानसिक और आयु संबंधी अहर्ताओं को ध्यान में रखते हुए उनको विद्यालय में प्रवेश दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऐसा करने के लिए कदम उठाने का प्रावधान किया गया है। किसी भी बच्चे को ये कहकर एडमिशन नहीं लिए जाने से रोका नहीं जा सकता या मनाही नहीं किया जा सकता कि आपकी उम्र अधिक हो गई है या बच्चे का मानसिक स्तर बहुत कमज़ोर है या बच्चा उम्र से बड़ा हो गया है, वगैरह वगैरह। ओके, अब नेक्स्ट है अवधारणा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन। इसका आशय है कि विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद बालक को अपने प्राथमिक पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक वहीं रहना है। इसका अर्थ है कि विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद में विद्यालय के शिक्षक या विद्यालय प्रबंधन समिति के लोग ये नहीं कह सकते कि आपका बच्चा जो है वो यहाँ नहीं पढ़ सकता है, इसको आप दूसरे स्कूल में
एडमिशन करा दीजिए, ऐसा नहीं है। उसी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक बच्चा क्या करेगा, वही विद्यालय में रहेगा। अगर बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है तो यह उस विद्यालय के शिक्षकों का दायित्व है, कर्तव्य है कि वे बच्चे के घर में जाएँ, आखिर कारणों का पता लगाएँ कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है और उस समस्या का समाधान करने के प्रयास किया जाए। ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो कि इस पाठ का मुख्य टॉपिक है कि शिक्षा के सर्वभौमिकरण में समस्याएं, प्रॉब्लम्स इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के सर्वभौमिकरण का तात्पर्य शिक्षा को जन साधारण के लिए सुलभ बनाना है, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रयास किए जाएं कि शिक्षा किसी जाति, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग विशेष की ना होकर जन साधारण की शिक्षा बन सके व उन्हें प्राप्त भी हो। हमारे देश के संविधान के लागू हुए 72 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, परंतु शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त विभिन्न असमानताएं, इनइक्वालिटी, विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन व हसीयकरण, मार्जिनलाइजेशन आदि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के राह में बहुत बड़ी बाधाएं हैं या समस्याएं हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये समस्याएं क्या है। इसमें बोला गया है या दिखाया गया है कि असमानताएं, इनइक्वालिटी जो है वो एक बड़ी बाधा है, विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन वो भी एक बाधा है और हसीयकरण, मार्जिनलाइजेशन ये भी एक बाधा है। हम एक एक करके इन समस्याओं का विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है। अब पहला है शिक्षा में असमानता सार्वभौमिकरण में एक समस्या के रूप में, इनइक्वालिटी इन एजुकेशन एज ए प्रॉब्लम इन यूनिवर्सलाइजेशन। वर्तमान समय में असमानता देश में व्याप्त सबसे बड़ी समस्या है। अभी क्या है, असमानता, इन इक्वलिटी जो है चाहे वो किसी क्षेत्र में है वो सबसे बड़ी बाधा है, और खासकर शिक्षा के क्षेत्र पे तो ये और भी बहुत बड़ी बाधा है। जितनी सारी असमानताएं हैं इस कारण से देश का विकास जो है रुका हुआ है, चाहे वो सामाजिक असमानता हो, आर्थिक हो, शैक्षिक हो, क्षेत्रीय हो, औद्योगिक है, सांस्कृतिक हो, इन सभी के कारण देश का विकास रुका हुआ है। सामाजिक असमानता के कारण ही आज समाज में आपसी भाईचारा, मानवता, इंसानियत व नैतिकता खत्म होती जा रही है। समाज में सामाजिक समरसता खत्म होती जा रही है। कहा जा रहा है कि आपसी भाईचारा, समाज में असमानता के कारण ही ये आपसी भाईचारा गायब हो रहा है, मानवता गायब हो रहा है, इंसानियत गायब होती जा रही है, नैतिकता गायब होती जा रही है। सामाजिक समरसता मतलब कि आपस में जो मेल मिलाप, प्रेम या एक लगाव होता था वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा फ्लैट सिस्टम या सोसाइटी किस प्रकार से बन रहा है। एक ही जगह पर हजारों हजार संख्या में फ्लैट्स हैं, पर बगल वाले घर में कौन रहता है, क्या टाइटल है, किस तरह के लोग हैं, कोई मतलब नहीं है। हम साफ उदाहरण या सीधा उदाहरण जो है वो फ्लैट सोसाइटी में देख सकते हैं कि एक जगह रहने के बावजूद लोग आपस में एक दूसरे से बात करने से कतराते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक करने से कतराते हैं। अपने आप में ही वे लोग क्या रहते हैं, मगन रहते हैं। उसको कोई मतलब नहीं है कि बगल वाले दरवाजे पर कौन रहता है, किस तरह से रहता है ना। आगे हम लोग देखेंगे आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता के कारण ही आज समाज में अमीरों व अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, परंतु समाज के गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। आर्थिक न्याय ही सामाजिक न्याय की नींव है। यदि वास्तव में हम सामाजिक न्याय चाहते हैं तो हमें आर्थिक न्याय को मजबूत करना होगा। आर्थिक न्याय भी हमारे समाज में बहुत बड़ी समस्या है। जो लोग धनी हैं या जो लोग अरबपति हैं वे लोग और धनी होते जा रहे हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं उनकी स्थिति अब भी वैसी ही है या उनकी स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। तो इसमें बताया जा रहा है या कहा जा रहा है कि आर्थिक न्याय ही सामाजिक न्याय की नींव है, अर्थात जब आर्थिक रूप से समानता होगी तभी सामाजिक समानता कायम हो पाएगी। लेकिन अगर आर्थिक असमानता बनी रहेगी तो सामाजिक असमानता भी बनी रहेगी, अर्थात आर्थिक समानता सामाजिक समानता पर टिका हुआ है। अगर आर्थिक समानता आएगी तो सामाजिक समानता भी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे समाज में। हमारे समाज में बहुत अधिक असमानताएं हैं आर्थिक तौर पर। यदि वास्तव में हम सामाजिक न्याय चाहते हैं तो हमें आर्थिक न्याय को मजबूत करना होगा। अब हम देखेंगे शैक्षिक असमानता। शैक्षिक असमानता के कारण ही हम समाज के हर वर्ग को, खासकर वंचित वर्ग, डिप्राइव्ड क्लास को अच्छी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुड एंड क्वालिटी एजुकेशन दे पाने में असफल साबित हुए हैं। एक तरफ महानगरों में विश्व स्तरीय शिक्षा, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रदान की जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्राथमिक शिक्षा की भी उचित व्यवस्था ग्रामीण व सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पाई है। हम देखते हैं कि जहाँ महानगर है जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, ये सारी जो महानगर है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन
प्रदान की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी प्राथमिक विद्यालय भी स्थापित नहीं हो पाए हैं, वहाँ संरचनात्मक या आधारभूत सुविधा का अभाव है। ना वहाँ पर स्कूल खोले गए हैं, ना वहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था है, ना स्कूल अगर खोले भी गए हैं तो वहाँ ना बैठने उठने की उचित व्यवस्था है, बेंच डेस्क का अभाव है, शौचालय का अभाव है, खेल के मैदान का अभाव है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षकों को बैठने के लिए कमरे की अभाव है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो असमानता के कारण हैं, हम देख सकते हैं। ऐसे में सार्वभौमिकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। यह सच है कि शिक्षा के बिना किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। शिक्षा ही व्यक्ति को सही सोचना एवं विचार करना सिखाता है। शिक्षा ही व्यक्ति को अपने कर्तव्य व अधिकार का भी बोध कराता है। पर ऐसी शिक्षा समाज के सभी वर्गों को हम दे पाने में असफल साबित हुए हैं। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय असमानता के कारण आज हम देश के सभी भागों में, खासकर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में विफल साबित हुए हैं। आगे अब देखेंगे औद्योगिक असमानता। औद्योगिक असमानता के कारण हमें कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखा जा रहा है कि जिस शहर में पहले से बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं, आज भी उन्हीं जगहों पर नए नए उद्योग धंधों व कारखानों को लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ मानव शक्ति, मैन पावर, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, परिवहन आदि की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण लोगों को आधारभूत सुविधाएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, यातायात के साधनों का अभाव में जिंदगी गुजर बसर करनी पड़ रही है। हम जानते हैं कि जहाँ पर फैक्ट्रीज या उद्योग धंधे पहले से ही स्थापित है, वहाँ की जनसंख्या तो अधिक है, वहाँ मानव शक्ति जो है आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की भी व्यवस्था है, परिवहन की भी व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाएं कल कारखानों द्वारा या फैक्ट्रीज द्वारा या उद्योग धंधे जो नए नए लगाए गए हैं उन्हीं के द्वारा किया गया है, क्योंकि उनको बिजली की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, आने जाने के लिए सड़क की व्यवस्था है, और वहाँ रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान करनी है, और साथ ही साथ में जो कच्चा माल को लाने ले जाने के लिए परिवहन की भी उचित सुविधा वहाँ उपलब्ध है। इसलिए नए उद्योग जो भी स्थापित करने की योजना बनाई जाती है तो नए जगहों पर वे लोग चुनना नहीं चाहते, उन्हीं जगहों को लोग चुनना चाहते हैं जहाँ पहले से ही ये सारी चीज़ें या ये सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध है। दूसरी तरफ की स्थिति क्या है, हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोटी, कपड़ा, मकान जो बेसिक नीड है व्यक्ति के, वे भी उनको बामुश्किल मिल पाते हैं। साथ ही साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, यातायात के साधनों का अभाव है। हम देखते हैं उनके पास यातायात के साधनों का भी अभाव है। वे लोग कितनी दूर तक वे लोग पैदल ही पैदल वे लोग चले जाते हैं। ना उचित सड़क की व्यवस्था है, झाड़ झंकाड़ या जंगल झाड़ पार करके वे लोग बाजार जाते हैं, वे लोग शहर जाते हैं, या वे लोग स्वास्थ्य सुविधा के लिए शहर आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं सांस्कृतिक असमानता। सांस्कृतिक असमानता भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में एक बाधक है। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज को सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है। सभ्यता संस्कृति का अंग है। सभ्यता सिविलाइजेशन से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है, जबकि संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। एक तरफ धनी या संसाधन संपन्न वर्गों के पास सांस्कृतिक खुलापन है, वहीं गरीब या सुविधाहीन लोगों की सांस्कृतिक जड़ता के कारण नए विचारों या सुधारात्मक कदम को अपनाने से वे डरते हैं। हम जानते हैं कि एक तरफ समाज इतना ज़्यादा विकसित हो गया है कि वो ये संस्कृति या पुरातनवादी ख्याल से वो उभर चुका है, वो आगे बढ़ चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो गरीब लोग हैं या सुविधाहीन लोग हैं जो गाँव में निवास करते हैं, वे अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और वे नए विचारों को या सुधारात्मक कदम को अपनाने से वे डरते हैं। जो सदियों से चली आ रही है उसी ढर्रे पर वे लोग चलने के लिए मजबूर हैं, या नया चीज़ को स्वीकार करने से वे लोग डरते हैं, पता नहीं उनका परिणाम क्या होगा, ये सोच के वे लोग पुरातनवादी ख्याल में ही जकड़े हुए हैं। लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग पुराने ख्यालों को रहते हैं, वे लोग लड़का और लड़की के बीच में अभी भी भेदभाव करते हैं। लड़कों को वे अधिक महत्व देते हैं लड़कियों की बनिस्बत, ठीक है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा में समानता लाने हेतु विद्यालयी शिक्षा को पूर्ण रूप से भेदभाव रहित बनाने पर जोर दिया जाना है। पूरे देश के लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू किए जाने पर जोर देना होगा। हमारा पहला कर्तव्य शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानताओं को दूर करना होना चाहिए। तभी हम शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जितनी भी असमानताएं हैं, उन सभी असमानताओं को दूर करने से ही शिक्षा का सार्वभौमिकरण संभव हो पाएगा। ठीक है। अब हम लोग दूसरी समस्या के बारे में देखेंगे, जो है शिक्षा में विभेदीकरण, शिक्षा के सार्वभौमिकरण में समस्या के रूप में। डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन एज ए प्रॉब्लम इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में सार्वभौमिकरण एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बावजूद आज तक इस लक्ष्य को पूर्णतः हासिल नहीं किया जा सका है। 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी संकल्प व्यक्त किया गया था कि 21वीं शताब्दी के शुरू होने से पहले देश में 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, फ्री कंपलसरी एंड क्वालिटी एजुकेशन। ऐसा निर्णय लिया गया था, परंतु सरकार के अथक प्रयास के बावजूद यह लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसका तात्पर्य है कि हमें सर्वप्रथम सार्वभौमिकता की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करना होगा, जिसमें एक बड़ी बाधा शिक्षा में विभेदीकरण है, डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। जो भेदभाव है उसको दूर करना होगा। विभेदीकरण हमारे राष्ट्रीय समाज में कई रूपों में व्याप्त है। यह विभेदीकरण जातिगत तथा लिंगगत होती है। मुख्यतः दो जो विभेदीकरण है वो शिक्षा के मार्ग में प्रमुख समस्या है। इनमें से पहला है जातिगत, कास्ट वाइज, और दूसरा जो है लिंगगत, जेंडर वाइज। यही कारण है कि जब हम किसी भी क्षेत्र या देश के विकास को जानना चाहते हैं तो उसका संकेत उसकी साक्षरता दर से व विशेष रूप से स्त्री व पुरुषों की साक्षरता दर से लगाते हैं। हम अभी भी देखते हैं कि पुरुषों की साक्षरता दर क्या है, महिलाओं की साक्षरता दर क्या है और दोनों का साक्षरता दर क्या है। जब स्त्री और पुरुष की साक्षरता दर समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तभी हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ लिंगगत विभेदीकरण समाप्त हो गया है। इस दिशा में सरकार ने सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल पर बहुत अधिक जोर दिया है, पर ऐसा संभव अभी तक नहीं हो पाया है। ये कहने की ही बात है, व्यवहारिक रूप से शिक्षा सबके लिए अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि सन 1947 में जो साक्षरता दर 12% थी वह 2011 में 74.04% हो गया है। हम देख रहे हैं कि कितनी अधिक बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह हमें देखना है कि स्त्री और पुरुषों की साक्षरता दर क्या है, कितना अधिक गैप है या कितना अधिक अंतर है। आगे हम लोग देखते हैं। फिर भी भारत ने वह हासिल नहीं किया है जो उसे करना था। आज इस विभेदीकरण का मुख्य कारण महिला एवं पुरुषों की साक्षरता दर में जमीन आसमान का अंतर होना है। दोनों की जो साक्षरता दर है वो एक समान नहीं है। सन 2011 की जनगणना अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। हम देख सकते हैं कि कितना पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है, वहीं महिलाओं की 65.46, मतलब कि लगभग देख रहे हैं कि 19 से 20% का अंतर है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि महिलाओं की साक्षरता दर में काफ़ी वृद्धि हुई है और अंतर भी कम हुआ है, परंतु यह विभेदीकरण अभी भी बना हुआ है। महिलाएं देश के मानव संसाधन का 50% भाग है। हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनके 50% है, लेकिन शिक्षा की कमी उनसे देश की प्रगति व विकास का हिस्सा बनने का मौका छीन लेती है। इस दृष्टि से देखें तो नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की शिक्षा में अंतर देखने को मिलता है। जो गांव की लड़की होती है और जो शहर की लड़की होती है, दोनों की शिक्षा में अंतर देखने को मिलता है। ये अंतर क्या है? शहरों में महिलाएं अधिक पढ़ी लिखी होती है या गांव की महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती है। शहरों में महिला साक्षरता दर ग्रामीण इलाकों में कहीं अधिक है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बालिका शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा था कि एक लड़की जब शिक्षित होती है तो उनसे पूरा परिवार शिक्षित होता है, लेकिन जब एक लड़का शिक्षित होता है तो मात्र एक व्यक्ति या एक लड़का शिक्षित होता है। तो लड़कियों का शिक्षित होना कितना ज़रूरी है हम इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं, है ना। आज भी भारतीय समाज में प्रायः लड़कों को लड़कों के मुकाबले कम स्कूल भेजा जाता है। प्राइवेट या अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में
लड़कों के मुकाबले लड़कियों का प्रतिशत काफ़ी कम है। हम लोग यहाँ पर अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो लड़कों की संख्या अधिक है और लड़कियों की संख्या कम है। लड़कियों का स्कूल में ड्रॉप आउट भी लड़कों के मुकाबले ज़्यादा है। यहाँ पर जब स्कूल छोड़ने की संख्या को जब हम लोग देखते हैं तो लड़कियों की स्कूल छोड़ने की संख्या जो है वो लड़कों के मुकाबले ज़्यादा है। इसका मुख्य कारण लड़कियों तथा लड़कों के काम का बंटवारा किया जाना है। आमतौर पर ग्रामीण महिलाओं को पारिवारिक, आर्थिक व सामाजिक कारणों से शिक्षा प्राप्ति से वंचित रखा जाता है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से देख सकते हैं कि वो मानसिकता अभी भी है कि लड़का और लड़की है तो लड़कों को ज़्यादा अहमियत दिया जाता है, लड़कियों को कम। अगर स्कूल जाने की या स्कूल भेजने की या शिक्षा प्रदान करने की बात होती है तो आर्थिक स्थिति, सामाजिक कारणों से लड़कों को शिक्षा प्राप्ति की ओर अभिभावक या गार्जियन या समाज के लोग जो है अधिक ध्यान देते हैं बनिस्बत लड़कियों के। अब हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट जो है शिक्षा में हास्यकरण, सार्वभौमिकरण की समस्या के रूप में। मार्जिनलाइजेशन इन एजुकेशन एज ए प्रॉब्लम इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में हास्यकरण का तात्पर्य समाज के उन वंचित वर्गों से है जिन्हें समाज में हाशिए पर रहने के कारण शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसा वर्ग हैं जो समाज में हाशिए पर है, जिनको समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं किया गया है। इस कारण उनको शिक्षा की मुख्यधारा में भी शामिल नहीं किया गया है। वे समाज की मुख्यधारा से दूर, मेनस्ट्रीमिंग से दूर रहने के कारण शिक्षा की मुख्यधारा से भी दूर हैं। दरअसल हास्यकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है ये, जो हास्यकरण पर रहने वाले लोगों को अवसरों और परिणामों से वंचित रखती है, जबकि उन लोगों के लिए अवसरों और परिणामों को बढ़ाती है जो केंद्र में है। दुनिया भर के कई समाजों में जाति व वर्ग से पूर्वाग्रह होकर कई समुदायों को बाहर कर देते हैं, साथ ही आर्थिक व सामाजिक विकास में उनकी प्रभावी भागीदारी में बाधा डालते हैं। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे समाज हैं जिनको समाज का अभिन्न अंग नहीं माना जाता, क्योंकि वे लोग अस्थायी स्तर पर किसी एक जगह टिक कर निवास नहीं करते, बल्कि वे लोग खानाबदोशी का ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। जैसा आज यहाँ है तो कल किसी और जगह में रहकर वे लोग अपना कुछ समय तक वहाँ रहेंगे। उसके बाद वहाँ पर जब उनकी मन भर जाएगा या उनका काम हो जाएगा तो वो कहीं और जाके वे लोग रहेंगे। तो इस वजह से उनको मेनस्ट्रीमिंग करने में दिक्कत होती है। समाज के लोग उनको समाज का हिस्सा नहीं मानते और इस कारण से उनके बच्चों की या उनकी शिक्षा भी प्रभावित होती है। हमारे समाज में दलित, उपेक्षित, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के वर्ग हाशिए पर खड़े हैं। ये समाज के भेदभावपूर्ण रवैये का कारण समाज की मुख्यधारा से अलग थलग रह रहे हैं और उन्हें राज्य द्वारा उचित स्थान दिलाने हेतु विशेष प्रावधान व सहायता की जरूरत पड़ती है। मानवाधिकार आयोग की एक शाखा ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में स्कूल प्राधिकारी हाशिए पर रह रहे समुदाय के बच्चों के साथ लगातार भेदभाव करते हैं। ये मानवाधिकार रिपोर्ट, मानवाधिकार आयोग जो है, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, उनमें एक रिसर्च किया गया था और उनके आधार पर यह तथ्य सामने आई है कि स्कूल के जो प्राधिकारी हैं, जो स्कूल अथॉरिटी है, वे हाशिए पर रह रहे ऐसे समाज के बच्चों के समुदायों के बच्चों के साथ लगातार भेदभाव करते हैं और उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित भी करते हैं। भारत में यह महत्वाकांक्षी योजना शिक्षा कानून के लागू होने के 5 वर्ष बाद, जिनमें से 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त स्कूली शिक्षा की गारंटी दी गई। इस हेतु लगभग हर बच्चे का दाखिला हुआ, तो भी उनमें से लगभग आधे बच्चों की अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पूर्व भी स्कूल छोड़ देने की संभावना बनी रहती है। अगर मान लो जोर जबरदस्ती करके या सरकार मुहिम चलाकर या अभियान चलाकर ऐसे बच्चों का एडमिशन हो भी जाता है, स्कूल में एडमिशन ले भी लिया जाता है, लेकिन उनको स्कूल में ऐसा प्रताड़ित किया जाता है या स्कूल में ऐसा भेदभाव का शिकार होना पड़ता है कि वे लोग बच्चे स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं। मैं यहाँ विशेष रूप से एक फ़िल्म जो हिचकी, रानी मुखर्जी की फ़िल्म है हिचकी,
उस फ़िल्म का चर्चा करना चाहूँगी कि वहाँ पर एडमिशन उसमें उस फ़िल्म में दिखाया गया है कि बच्चे का एडमिशन तो बड़े स्कूल में कर दिए जाते हैं, लेकिन बड़े घराने के बच्चे या छात्र-छात्राएँ किस प्रकार से हँसी पर रह रहे हैं, वैसे बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया या अपमानजनक रवैया या व्यवहार करते हैं कि उनको स्कूल में मन नहीं लगता और वे लोग स्कूल बंक करके कहीं दूसरे जगह अड्डाबाजी या वे लोग टाइम पास करते हैं। तो इस फ़िल्म में बाखूबी इस चीज़ को दिखाया गया है। तो आप भी अगर देखना चाहते हैं तो वो फ़िल्म देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे जाते हैं। यही स्थिति भारतीय राज्यों में स्कूल प्राधिकारियों द्वारा दलित, आदिवासी तथा मुस्लिम बच्चों के विरुद्ध किए जा रहे भेदभाव का लेखा-जोखा बयान करती है, जिससे शिक्षा के सर्वभौमिकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। यह सच है कि जो दलित बच्चे होते हैं, जो ओबीसी बच्चे होते हैं या अति पिछड़ा वर्ग के बच्चे होते हैं या आदिवासी जो ट्राइबल बच्चे होते हैं, जो मुस्लिम बच्चे होते हैं, उनके साथ भी जो सामान्य समुदाय के बच्चे होते हैं, वे लोग उनके साथ में गलत तरीके से पेश आते हैं, उनके साथ अपमानजनक तरीके से उनको बात-बात पर किसी बात को लेके ठोना दिया जाता है या कुछ बोल दिया जाता है या गाली दे दी जाती है या मार-पीट, लड़ाई-झगड़ा आदि का भी नौबत आती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मानवाधिकार की इस रिपोर्ट की लेखिका जो है वो जयश्री बजोरिया का कहना है कि हाशिए पर खड़े इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के बजाय अभिभावक की इस रिपोर्ट की लेखिका जयश्री बजोरिया का कहना है कि हाशिए पर रह रहे इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के बजाय अध्यापक भी उनकी उपेक्षा करते हैं और उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। ये रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि ऐसे बच्चों के साथ में अध्यापक टीचर भी होते हैं, वे भी उनके साथ में उपेक्षा करते हैं और उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। अगर शिक्षक ही ऐसा करने लगे तो छात्र की तो दुस्साहस बढ़ जाएगा। वे भी ऐसे बच्चों के साथ में क्या करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे। तब ना शिक्षक सपोर्ट करेंगे, ना स्टूडेंट सपोर्ट करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वे मानसिक रूप से कुंठित हो जाएँगे और वे लोग विद्यालय जाने से आनाकानी या बहानेबाज़ी करने लगेंगे। आज संवैधानिक गारंटी तथा भेदभाव के विरुद्ध कानूनों के बावजूद भारत में हाशिए पर रह रहे लोग समूह भेदभाव का भी शिकार होते हैं। न सिर्फ एक बल्कि पूरे समूह को भी भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। उपयुक्त शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल के प्राधिकारी नस्ल, जाति, धर्म अथवा लिंग के आधार पर सदियों से चली आ रही है भेदभावपूर्ण आचरण का समर्थन करते हुए दलित, आदिवासी तथा मुस्लिम बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, भेदभाव का व्यवहार करते हैं और कक्षा में सबसे पीछे या सबसे अलग कमरे में बैठने को कहते हैं। उन्हें अपमानजनक नामों का प्रयोग करके बेइज्जत किया जाता है। भोजन भी उन्हें आखिरी में दिया जाता है, जबकि विशेषाधिकार प्राप्त समूहों के बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उनकी रिपोर्ट यह साबित करती है या यह तथ्य उभर कर सामने लाई है कि ऐसा होता है, विभेदीकरण होता है, जिससे बच्चों की उचित शिक्षा दीक्षा संभव नहीं हो पाती है। इस प्रकार शिक्षा के हाशिएकरण के कारण शिक्षा का सार्वभौमिकरण में बाधा आती है। अब हमें जो 3 मुख्य समस्याएं थी, पहला था शिक्षा में असमानता, शिक्षा में विभेदीकरण और शिक्षा में हाशिएकरण। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टेकल थे शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में। अब हम लोग देखेंगे समता की अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी शिक्षा के सार्वभौमिकरण में एक समाधान के रूप में एज ए सॉल्यूशन ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में समानता या इक्वलिटी तथा समता, इक्विटी का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। समानता की अवधारणा काफ़ी पुरानी है, जबकि शिक्षा में समता की अवधारणा अभी हाल की उपजी है। समानता शब्द का अर्थ संतुलन, समरूप और एकरूपता है। यह सभी तरह से समान है, जबकि समता का अर्थ औचित्य है। ब्रोनफेर बेनर ने समानता का अभिप्राय सामाजिक न्याय अथवा औचित्य लिया है। समता व्यक्तिपरक तथा नैतिक निर्णय है। ये क्या है? व्यक्तिपरक तथा नैतिक निर्णय है, मोरल डिसीजन है एंड इंडिविजुअलिटी पर निर्भर करती है। जबकि समानता का अभिप्राय आय या शिक्षा के समान वितरण के प्रतिरूप में है। समानता अधिक वस्तुपरक तथा वितरणात्मक है, मतलब ये क्या है? ये वस्तुपरक है, जिसको कि बांटा जा सकता है समान रूप से और इसको मापा भी जा सकता है, मतलब कि उसको 5 किलो दिया गया, इसको 10 किलो दिया गया, इस प्रकार उनको क्या मेजरमेंट किया जा सकता है उसको।
समानता व समता की अवधारणा एवं अर्थ को इस चित्र से हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं एक चित्र यहाँ बनाई हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से समता और समानता का एक अलग अर्थ होता है। मैदान में चल रहा क्रिकेट मैच का दृश्य। मैदान में बच्चे क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। समानता के अनुसार 3 तरह के बच्चे हैं। पहला जो बच्चा है वो काफ़ी लंबा है, दूसरा उनसे छोटा है और तीसरा उनसे छोटा है। तीनों को मैच देखने के लिए एक-एक सीढ़ी दे दी गई, है ना? मतलब जिसमें खड़ा होकर बच्चे जो है वो मैदान के उस पार, चूँकि बाउंड्री वॉल है, वो लोग उस पार मैच का आनंद ले सकें, मैच का लुत्फ़ उठा सकें। दूसरी ओर समता के अनुसार क्या किया गया है कि जिस व्यक्ति को जितनी आवश्यकता है उसी अनुसार उन्हें वो चीज़ या उसका वो चीज़ उपलब्ध कराई गई। जैसा कि बड़ा बच्चा है, उसको आवश्यकता नहीं है सीढ़ी की या खड़ा होने की वस्तु की, वो खुद ही इतना लंबा है कि वो वहाँ देख सकता है। लेकिन जो छोटा बच्चा है, वो जो देख नहीं पा रहा था ठीक तरीके से, उनको एक सीढ़ी दिया जाता है कि उसमें खड़े होकर वो देख लें। लेकिन जो छोटा बच्चा था, उनको 2 सीढ़ी दिया गया ताकि वो भी 2 सीढ़ी के ऊपर खड़ा होकर मैच का लुत्फ़ उठा सके और तीनों बराबर में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि खड़े हो गए हैं। इसका अर्थ है कि इन दोनों चित्रों में हम देख सकते हैं कि समानता का सिद्धांत लागू करने का क्या परिणाम हुआ। सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करने हेतु वस्तु का वितरण समान रूप से किया गया। वहीं 3 असमान वितरण अर्थात आवश्यकतानुसार वस्तु का वितरण से तीनों को समान अवसर प्राप्त हो गए। तीनों लोगों ने समानता के सिद्धांत के अनुसार अवसर का लाभ उठाया। सबों ने क्रिकेट मैच का आनंद लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा में अवसरों की समानता का विचार फ्रांसीसी क्रांति के साथ आया और संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के बाद इसने स्वरूप ग्रहण किया। शिक्षा में अवसरों की समानता की अवधारणा का सूत्रपात समान पहुंच की व्यवस्था से हुआ। बाद में समान निविष्ट को इक्वल इनपुट्स को शैक्षिक अवसरों के समकरण इक्वलाइजेशन के लिए आवश्यक कसौटी माना गया। इनके लिए यह आवश्यक है कि समाज के लाभ वंचित वर्गों के हितों में संरक्षणात्मक विभेद प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के उपाय किए जाएं। शिक्षा में समानता समाज के लाभ वंचित वर्गों के हितों में संरक्षणात्मक विभेद की नीति का अनुसरण करके प्राप्त किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान की दिशा में क्या कदम उठाने जाने चाहिए। शिक्षा में समानता लाने हेतु शिक्षा में असमानता को दूर करना होगा। सबों के लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में लागू करनी होगी। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे देश में एक प्रकार का शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं किया गया है। झारखंड में अलग है, तो हरियाणा में कुछ और है, कश्मीर में कुछ और है, तो असम में कुछ और है, तो तमिलनाडु की शिक्षा व्यवस्था कुछ और है। तो पूरे देश के लिए एक ही तरह की शिक्षा व्यवस्था लागू करनी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को भी दूर करनी होगी। जो लड़का और लड़की के बीच जो असमानता है उन्हें भी दूर करनी होगी। इनके लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला समाख्या योजना, सर्व शिक्षा अभियान, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें आदि व प्रमुख मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील आदि योजनाओं को सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारी योजनाओं शिक्षा के सार्वभौमिकरण को ध्यान में रखकर ही चलाया जा रहा है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए, इसे सही तरीके से पूरे देश में लागू किया जाए तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण संभव हो सकता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसी संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 में राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही 11वें मूल कर्तव्य को जोड़कर प्रत्येक माता पिता व अभिभावक को बच्चों के सम्यक लालन पालन व शिक्षण के लिए कर्तव्याधीन बनाया गया है। मतलब कि यह माता पिता का यह भी कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को उचित शिक्षण दीक्षण का कार्य करें।
साथ ही कमजोर वर्गों की शिक्षा के लिए भी सरकार कई योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाई हैं तथा लागू भी की है। इन सभी सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों या व योजनाओं को सही तरीके से लागू करके शैक्षिक क्षेत्र में विद्यमान असमानता को दूर किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, ऐसे कार्यक्रम हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सरकार उनको सही तरीके से लागू नहीं की है, जिस कारण से शिक्षा में असमानता अभी भी बरकरार है। अगर इन सभी नीतियों को, कार्यक्रमों को, योजनाओं को सही तरीके से सरकार लागू करे तो शिक्षा की में व्याप्त असमानता को दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार शिक्षा में विभेदीकरण की समस्या को भी दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। महिला शिक्षा में वृद्धि हेतु औपचारिक शिक्षा साधनों व कार्यक्रमों के अलावे अनौपचारिक शिक्षा साधनों व कार्यक्रमों को भी अपनाकर एवं लागू करना चाहिए, ताकि लड़कियों की शिक्षा की साक्षरता दर बढ़ाया जा सके। हमने देखा है कि किस प्रकार से 20% के लगभग लड़के और लड़कियों की शिक्षा की साक्षरता दर में अंतर है, तो इन्हें क्या किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए या बराबर किया जाना चाहिए। माता पिता की मानसिक सोच में भी बदलाव लाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए या स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाना चाहिए कि लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर ना करें। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर महत्व मिलना चाहिए और उन्हें शिक्षा दीक्षा के भी उचित अवसर मिलना चाहिए। जाति आधारित, लिंग आधारित भेदभाव को दूर करने की दिशा में भी संवेदनशील होकर सरकार को कदम उठाने व नीति बनाने व उसे लागू करने की आवश्यकता है। न सिर्फ माता पिता को या अभिभावकों को, बल्कि सरकार को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे कि शिक्षा में हसीकरण की समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो बजोरिया जी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि विद्यालय प्राधिकारी व अभिभावकों व छात्रों को भी सार्थक पहल करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे लोग भी उनके साथ में, बच्चों के साथ में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं, उनको अपमानजनक शब्दों से पुकारते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो इसलिए स्कूल प्रबंधन व अभिभावकों को भी और छात्रों को भी, क्योंकि जिस कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं उस कक्षा के बच्चे अगर एक दो बच्चों को टीच करेंगे या और उनके साथ में मजाक उड़ाएंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो जाहिर सी बात है उस बच्चे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो पाएगा। वे कुंठित होते जाएंगे, वे संकुचित होते जाएंगे और परिणाम यह होगा कि वो विद्यालय भी छोड़ देंगे। तो सबों को मिलजुल कर सार्थक कदम उठाने की आवश्यकता है। समाज के वंचित व सुविधाविहीन वर्ग को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना होगा, जिन्हें शिक्षा के समान अवसर उन्हें प्राप्त नहीं हो रहे। सरकार को वैसे बच्चों के लिए जो किसी कारणवश विद्यालय छोड़ चुके हैं, उन्हें पुनः विद्यालय या शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सेतु कार्यक्रम, ब्रिज एजुकेशन से जोड़ने की आवश्यकता है। बहुत बार बच्चे जो है किसी कारणवश, चाहे वो खुद की परेशानी या खुद की समस्या के कारण है, परिवार की समस्या के कारण है, समाज की समस्या के कारण है, टीचर की समस्या के कारण या फिर विद्यालय प्रबंधन की समस्या के कारण, चाहे कोई भी रीजन हो, विद्यालय बच्चे जा नहीं पाते या विद्यालय में आगे की पढ़ाई वे लोग नहीं कर पाते, तो ऐसे बच्चों को ब्रिज एजुकेशन द्वारा जोड़ने की आवश्यकता है। निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। अगर इन सभी बाधाओं को दूर कर लिया जाए तो उम्मीद है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में काफ़ी हद तक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हम सबों को, सरकार को, विद्यालय प्रबंधन को, विद्यालय प्राधिकारियों को, अभिभावकों को या विद्यार्थियों को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, अगर हम सब मिलजुल कर इस दिशा में सार्थक कदम उठाएंगे, सार्थक पहल करेंगे, तो इन सभी समस्याओं से निजात पा लेंगे और शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को भी हम प्राप्त जल्द ही कर लेंगे। तो उम्मीद है ये पाठ आप लोगों को समझ आई होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगले वीडियो में मैं शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 पर चर्चा करूंगी, जो बीएड एंड डीएलएड स्टूडेंट्स एंड टेट या सी टेट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे मेरे आने वाले सभी एजुकेशनल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे और आप उससे लाभान्वित होते रहें। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।